हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे पाचक ग्रंथियों के अंदर लीवर, यकृत। इससे पहले पिछली क्लास के अंदर हमने पढ़ा था कि सहायक जो ग्रंथियां होती हैं या आप कहिए सहायक पाचक जो ग्रंथियां होती हैं तीन प्रकार की होती हैं, जिसमें लाल ग्रंथियां जो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, फिर यकृत, लीवर और उसके बाद में अग्नाशय या पैंक्रियास ग्लैंड्स। तो अग्नाशय अपन उसके बाद में अध्ययन करेंगे। पहले है यकृत या लीवर, यानी अपने ये बात करें यकृत है वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यदि हम इसको डायग्राम के द्वारा समझें तो यानी यकृत जो ग्रंथि होती है यह तंत्र के नीचे या डायग्राम के नीचे दाईं ओर स्थित होती है और यकृत में दो पालियां पाई जाती हैं। ये लेफ्ट लोब या बाईं वाली और ये राइट लोब या दाईं पाली। दाईं पाली जो होती है वह आकार में बड़ी होती है, जबकि लेफ्ट पाली जो होती है या बाईं पाली होती है जो आकार के अंदर छोटी होती है। ये दोनों पालियां एक लिगामेंट्स के द्वारा जुड़ी रहती हैं, जिसको लवित्राकार स्नायु या फैल्सिफॉर्म लिगामेंट्स कहते हैं। फैल्सिफॉर्म लिगामेंट्स के द्वारा दोनों पालियां आपस में संयुक्त रहती है। अब जो राइट लोब होता है, इस राइट लोब के नीचे की ओर एक थैलेनुमा संरचना पाई जाती है, जिसको हम गॉल ब्लैडर या पित्ताशय कहते हैं। पित्ताशय एक थैलेनुमा संरचना होती है जो आगे सिस्टिक डक्ट्स के अंदर मिलती है। सिस्टिक डक्ट्स अंदर मिलती है। यहां पर हम कहेंगे यह लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, ये वाली जो होती है इसको राइट हेपेटिक डक्ट कहते हैं। ये लेफ्ट हेपेटिक डक्ट जो लेफ्ट पाली के अंदर जो यकृत कोशिकाओं के द्वारा हेपेटिक सेल्स के द्वारा विभिन्न रस का स्राव किया जाता है उसको लेके आती है। तो लेफ्ट हेपेटिक डक्ट और ये राइट हेपेटिक डक्ट दोनों मिलकर कॉमन हेपेटिक डक्ट का निर्माण करती है, हेपेटिक डक्ट बनाती है। और ये कॉमन हेपेटिक डक्ट के साथ में सिस्टिक डक्ट्स
वो मिल जाती है और ये संयुक्त होकर एक डक्ट का निर्माण करते हैं जिसको बाइल डक्ट कहते हैं। बाइल डक्ट या इसको डक्ट्स कोलोडक्ट्स कहते हैं। ठीक है, डक्ट्स कोलोडक्ट्स कहा जाता है। यानी हम कहेंगे कि सिस्टिक डक्ट्स आगे जाकर ये जो कॉमन हेपेटिक डक्ट होती है इसके साथ में जुड़ जाती है और इसमें इनके साथ में जुड़कर एक डक्ट बनाती है जिसको बाइल डक्ट कहते हैं या डक्ट्स ऑफ कोलोडक्ट्स कहा जाता है। डक्ट्स कोलोडक्ट्स ये आगे जाकर यहाँ आती है, ये यू आकार की ग्रहणी पाई जाती है, यूडेनम होती है, यूडेनम। और इस यूडेनम के साथ में यहाँ पर हम कहेंगे एक और ग्रंथि पाई जाती है जिसको आगे अध्ययन करेंगे, जिसको पैंक्रियाज कहते हैं। ये भी पाचक ग्रंथि होती है पैंक्रियाज, और इस पैंक्रियाज से पैंक्रियाज डक्ट आती है और ये दोनों यहाँ पर मिलती है। इधर से ये बाइल डक्ट और ये पैंक्रियाज डक्ट दोनों मिलकर ग्रहणी के अंदर खुलती है। यहाँ पर ग्रहणी के अंदर खुलती है और हम कहेंगे यहाँ पर एक अवरोधनी पाई जाती है जो आर की स्ट्रक्चर पढ़ी थी उसमें पढ़ा था कि यहाँ पर जो बाइल डक्ट होती है या डक्ट्स और कोलोडक्ट्स जो होती है, डक्ट्स कोलोडक्ट्स ये दोनों मिलकर यहाँ पर ग्रहणी के अंदर खुलती है जहाँ पर कोडी की अवरोधनी पाई जाती है या स्फिंक्टर ऑफ कोडी पाई जाती है जो भोज्य पदार्थों को इनमें जाने से रोकती है, या हम कहेंगे जो पित्तरस आया है, अग्नाशय रस आया है, उनको वापस जाने से रोकती है। और यकृत जो होता है वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और यकृत का निर्माण है वो भ्रूणीय एंडोडर्म से होता है, भ्रूणीय एंडोडर्म से होता है और इसका जो वेग है वो 1.2 से 1.5 केजी होता है। तो इस प्रकार आप कहेंगे कि लीवर है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट संरचना होती है या ग्रंथि पाई जाती है। अब हम यदि इसकी आंतरिक संरचना की बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीवर, लीवर की या यकृत की आंतरिक संरचना। तो हमें पता है कि यकृत जो होता है वो बहुत सारे बहुकोणीय या पॉलीगोनल संरचनाओं से मिलकर बना होता है। जो हम कहेंगे पॉलीगोनल संरचना जो होती है और वे पॉलीगोनल संरचनाएं पिंड की संरचनाएं होती हैं और ये पॉलीगोनल जो होते हैं वो इसकी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। यदि हम इसकी आंतरिक संरचना को डायग्राम के द्वारा समझें इस प्रकार हम कहेंगे प्रत्येक जो पॉलीगोनल होता है उसके चारों ओर एक आवरण पाया जाता है जिसको
विल्सन कैप्सूल कहा जाता है। ये एक पॉलीगोनल है जिसमें अब ये हम कहेंगे एक पॉलीगोनल संरचना है, यदि हम कहेंगे इस प्रकार बहुत सारी बहुभुजीय संरचनाएं पाई जाती हैं जो लोक्यूलेट होती है, ऐसे इस प्रकार। तो हम इसको ये एक पॉलीगोनल को समझा रहे हैं जिसमें हम कहेंगे बहुत सारे ये एक पिंड की संरचनाएं होती हैं। अब इस पॉलीगोनल के चारों ओर एक आवरण पाया जाता है जिसको विल्सन कैप्सूल कहते हैं। ये जो होता है यह हम कहेंगे एक कैनाल पाई जाती है जिसको पोर्टल कैनाल कहते हैं, और ये जो है वो पोर्टल ट्राइड कहलाता है, ट्राइड का निर्माण करता है। अब इसमें तीन प्रकार की नलिकाएं टूटती है या तीन प्रकार की संरचनाएं होती हैं, जिसमें एक जो होती है वो ब्रांच ऑफ हिपेटिक पोर्टल वेन, एक होती है ब्रांच ऑफ हिपेटिक आर्टरी, और एक जो पाई जाती है वो ब्रांच ऑफ वाइड कहलाती है। इन तीनों को ही ट्रायल पोर्टल ट्राइड कहा जाता है, यानी निवाइका त्रिक कहा जाता है। जो हम कहेंगे इनके द्वारा जो ब्रांच ऑफ हिपेटिक पोर्टल वेन्स होती है, हमने पढ़ा भी था मनुष्य के अंदर हिपेटिक पोर्टल सिस्टम पाया जाता है, या हम कहेंगे कि इसमें जो आग नाक से निकलने वाली जो शिराएं होती हैं वे रुधिर को सीधे हृदय में न ले जाकर पहले यकृत में जाती है
तो उसके बाद में हम कहेंगे हृदय के अंदर जाती है। तो इस प्रकार का जो सिस्टम होता है तो उसको हेपेटिक पोर्टल सिस्टम कहा जाता है। मनुष्य के अंदर केवल हेपेटिक पोर्टल सिस्टम पाया जाता है, जबकि फ्रॉग के अंदर हेपेटिक पोर्टल सिस्टम भी होता है और साथ ही रीनल पोर्टल सिस्टम भी पाया जाता है। अब हम कहेंगे कि इनके अंदर विल्सन कैप्सूल के अंदर की ओर यहाँ पर हेपेटिक कोर्ड का निर्माण होता है, हेपेटिक कोर्ड बनती है, हेपेटिक कोर्ड। इसमें हम कहेंगे ये जो होती है छोटी छोटी हेपेटिक कोशिकाएं होती हैं जो पित्त रस का स्राव करती है, इनके बीच में जो जगह पाई जाती है जिसको बाह्य कैनाली पुली कहते हैं, कैनाली पुली। इसके ऊपर हम कहेंगे छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती है, मैक्रोफेजेस कहलाती है, या विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिसको ऊपर कोशिकाएं कहते हैं, ऊपर सेल्स पाई जाती हैं। ये ऊपर कोशिकाएं क्या करती है, हम कहेंगे हमने पढ़ा था कि यकृत है वो क्या करता है, भ्रूणीय अवस्था के अंदर आरबीसी का निर्माण करता है, जबकि वयस्क अवस्था के अंदर आरबीसी का विघटन करता है। यानी जो आरबीसी मृत हो जाती है उस मृत आरबीसी का विघटन है वो हृदय के द्वारा यकृत के द्वारा किया जाता है। यकृत में विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है जिसको ऊपर कोशिकाएं कहा जाता है, ऊपर सेल्स कहा जाता है। ये एक प्रकार की मैक्रोफेजेस है, भक्षण प्रकृति की होती है जो आरबीसी का विघटन करके पित्त वर्णकों का निर्माण करती है, जिसमें बिलिरुबिन व बिलिरुबिन का निर्माण होता है। इसके अलावा यकृत में जगह जगह पर फैट बॉडीज भी पाई जाती है, वसा कणिकाएं उपस्थित होती है, क्योंकि यकृत कोशिकाएं अल्प मात्रा के अंदर वसा का संचय करता है, तो फैट बॉडीज पाई जाती है, वसा कणिकाएं पाई जाती है। और यह सेंट्रल हेपेटिक वेन्स है, वेन पाई जाती है सेंट्रल। इसके अलावा हम कहेंगे कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार की ये जो यकृत कोशिकाएं होती है, हेपेटिक कोशिका होती है, हेपेटिक कोशिकाओं के द्वारा ये पित्त रस का स्राव किया जाता है। कई बार सीधा बच्चों को प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पित्त रस का स्राव किसके द्वारा होता है, बच्चे डायरेक्टली कहते हैं पित्ताशय के द्वारा होता है। नहीं, पित्त रस का जो स्राव होता है वो यकृत कोशिकाओं के द्वारा होता है, हेपेटिक सेल्स के द्वारा होता है, और यहाँ से ये जो पित्त रस होता है वो पित्ताशय में जाकर एकत्रित होता है, वहां पर इकट्ठा होता है, और इनके अंदर हेपेटोसाइट्स पाई जाती हैं, हेपेटोसाइट्स पाई जाती हैं। तो इस प्रकार आपके यदि यकृत की संरचना का अध्ययन करता है, इसके जो पॉलीगोनल होता है या जो वो ये संरचनाएं पाई जाती हैं जो इसकी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है, और प्रत्येक पॉलीगोनल की संरचना बनाए तो ये इस प्रकार की होती है। अब इसके अंदर जो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम का निर्माण होता है, तो हम इसको यदि हम अलग से पढ़े तो ये हेपेटिक वेन या जो अपन के मुख्य हेपेटिक शिरा जो होती है, इससे हम कहेंगे इस प्रकार कोण के रूप में और के रूप में हेपेटिक कोशिकाएं निकलती हैं।
इस प्रकार संरचना होती है। ये जो हो जाएगी ये ब्रांच ऑफ hepatic portal when ये hepatic आर्टरी और ये हो जाएगी ब्रांच ऑफ बाइल डक्ट। ठीक है, अब हम कहेंगे कि ये जो हेपेटिक कोशिका, ये जो तीनों मिलकर है, ये तीनों मिलकर हेपेटिक पोर्टल का निर्माण करते हैं या हेपेटिक पोर्टल ट्राइड बनाते हैं। अब यहाँ पर ये सेल है, इसके ऊपर यहाँ पर उफल कोशिकाएं पाई जाती हैं और ये बाइल कैनालिकुलस पाई जाती है, बाइल कैनालिकुलस। यहाँ पर एक चीज होती है कि ये जो हेपेटिक कोर्स पाई जाती है, जो कैल्शियम कैप्सूल से लेकर मध्य के अंदर जो सेंट्रल हेपेटिक वेन जो पाई जाती है, तो एक पोर्ट के बीच में यहाँ पर रक्त पाया जाता है जिसको साइनोसॉइड्स कहा जाता है या रक्त पात्र पाए जाते हैं जो रक्त से भरे होते हैं, जिसमें हम कहेंगे यहाँ पर ये कुछ कोशिकाएं होती हैं। इसके अलावा इसमें फैट बॉडीज भी पाई जाती है और इसके ऊपर एंडोथेलियल कोशिकाओं का आवरण भी पाया जाता है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं एंडोथेलियल सेल्स का आवरण पाया जाता है और इसके अंदर ये हेपेटोसाइट्स पाई जाती है, हेपेटोसाइट्स। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि यकृत कोशिकाएं, जो यकृत होता है, यकृत के अंदर प्रत्येक पॉलीगोनल जो पाया जाता है उसकी संरचना है। इसके अलावा हम कहेंगे कि इसके अंदर जो पोर्टल ट्राइड बनता है, वो पोर्टल ट्राइड क्या होता है, उसको अलग से हम डायग्राम बना के देख लिया या हमने अलग डायग्राम बनाकर समझ चुके हैं। तो ये होती है यकृत की आंतरिक संरचना। अब हम बात करते हैं यकृत के कार्य, फंक्शंस ऑफ लिवर। फंक्शंस ऑफ लिवर। अब इसके कार्यों की बात करते हैं तो इनका जो पहला कार्य होता है वो होता है पित्त रस का संश्लेषण। मुख्य कार्य जो है मैम जो है वो पित्त रस का संश्लेषण होता है। हम कहेंगे पित्त रस जो होता है यह एक हल्का क्षारीय पदार्थ होता है, हल्का सा क्षारीय है। इसके अंदर हम कहेंगे कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल। इसके अंदर पित्त वर्णक उपस्थित होते हैं, पित्त वर्णक, जिसमें बिलिरुबिन व बिलिवर्डिन पाए जाते हैं। बिलिरुबिन व बिलिवर्डिन जो आरबीसी के विघटन के फलस्वरूप या मतलब आरबीसी का जो विघटन होता है जिसके फलस्वरूप इनका निर्माण होता है। इसके अलावा इसमें लेसिथिन पाया जाता है। इसके अलावा इसमें सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट आदि उपस्थित होते हैं। पित्त रस का जो मुख्य कार्य जो होता है, पित्त रस वसा का पायसीकरण करता है। मुख्य कार्य यानी पित्त रस जो होता है वो वसा का पायसीकरण करता है, इमल्सन ऑफ फैट। पायसीकरण के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि भाई वसा का जो अवशोषण होता है, वसा का अवशोषण
लसिकाओं के द्वारा किया जाता है और वहां पर हम कहेंगे वसा के पायसीकरण के लिए जो लेसिथिन होता है यह काम आता है। इसके अलावा हम कहेंगे यह वसा के पृष्ठ तनाव को कम करता है, पृष्ठ तनाव को कम करना, सरफेस टेंशन जो होता है उसको कम करता है। इसके अलावा हम कहेंगे यह भोजन का जो माध्यम होता है, अम्लीय जो होता है उसको उदासीन करता है, यानी भोजन के माध्यम को उदासीन करना। इसके अलावा हम कहेंगे पित्तरस क्या करता है कि जो पित्त वर्णक होता है यह एक प्रकार के उत्सर्जी पदार्थ होता है, मृत आरबीसी का अपघटन होता है, बिलिरुबिन बिलिरुबिन बनते हैं। तो ये उत्सर्जी पदार्थों को पित्तरस है वो यकृत से बाहर लाने का कार्य करता है। इसके अलावा अपन कहेंगे कभी-कभी जैसे जो पित्तरस लाने वाली जो वाहिकाएं होती है वे संकीर्ण हो जाती हैं, तो संकीर्ण होने के कारण हम कहेंगे कि ये कोलेस्ट्रॉल वगैरह है वो यकृत से बाहर नहीं आ पाते हैं, जिसके कारण ये कोलेस्ट्रॉल वगैरह वहीं जमा हो जाते हैं, जिसके कारण पथरी का निर्माण हो जाता है, जिसको पित्ताशय पथरी कहा जाता है। तो यकृत के कार्यों के अंदर हमने एक कार्य पढ़ा पित्तरस का संश्लेषण, जिसमें पित्तरस के कार्य हमने पढ़े। इसके अलावा जो यकृत के द्वारा कार्य संपादित किए जाते हैं उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।